स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के अंदर, जहां हम बात करने वाले सिविक्स के सबसे पहले चैप्टर पावर शेयरिंग की। और क्लास 10th 2025-26 के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या ऑफलाइन हो। तो इस चैप्टर के अंदर जो पावर शेयरिंग है, बड़ा सुकून वाला चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पावर शेयरिंग यानी पावर को बांटना। अब सर एक्चुअली है ना, इस चैप्टर के अंदर दो मॉडल्स हैं। एक है बेल्जियम मॉडल जो यूरोप का एक देश है, और एक है श्रीलंका मॉडल जो एशिया का एक देश है। हमको इन दोनों मॉडल्स को पढ़ना है कि इन दोनों देशों में क्या हुआ। एक्चुअली ये दोनों देशों की जो कहानियां हैं, जो पावर को बांटने की कहानियां हैं, वो दोनों कहानियों से कहीं ना कहीं ये डिसाइड होता है कि किस तरीके से पावर को बांटना चाहिए, पावर को बांटते समय क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम बेल्जियम की बात करें, यूरोप में एक छोटा सा देश है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी बॉर्डर्स किस किस के साथ है। नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी और ल्यूक्समबर्ग। यहाँ पर एक और कंट्री डाल लेना आप, ल्यूक्समबर्ग। तो इन 4-5 देशों के साथ इस कंट्री की बॉर्डर है, कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेता है। अब इस कंट्री का एथनिक कंपोजिशन है क्या? सर ये एथनिक कंपोजिशन क्या होता है? जैसे हमारे भारत देश में धर्म के नाम पे विभाजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे ही अमेरिका में कलर के बेसिस पे विभाजन है, ब्लैक्स और व्हाइट्स। उसी तरीके से बेल्जियम के अंदर लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन है। तो सर एक्चुअली जब हम ये डिवीजन करते हैं ना किसी भी कंट्री के अंदर, लैंग्वेज, कास्ट, कलर, क्रीड, किसी के ऊपर भी, उस चीज को ही एथनिक कंपोजिशन बोला जाता है। तो सर अब ये है आपके सामने छोटा सा बेल्जियम कंट्री। अब बेल्जियम की छोटी सी कंट्री के अंदर देखना क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या चीजें चलती है। सबसे पहले जो ग्रीन वाला एरिया है, वो छोटा सा जो एरिया दिख रहा है, दैट इज आपका जर्मन स्पीकिंग, जो मात्र और मात्र 1% लोग हैं। कितने लोग हैं? 1% लोग हैं। फिर ये ब्लू कलर का जो फ्लेमिश रीजन है, जहां पर डच लोग, ये वाला ब्लू कलर का जो रीजन है, ये पूरा डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जहां पर 59% लोग डच कहते हैं। कितनी? 59% लोग डच कहते हैं। इसके बाद आप वलोनिया रीजन में आओगे, जो ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो लगभग 40% के एरिया में आती है। तो 59% लोग डच कहते हैं, 40% लोग फ्रेंच कहते हैं, और जो 1% गिने चुने बच गए, वो लोग कौन है सर? जर्मन लोग हैं। ठीक है सर। अब ध्यान से एक चीज देखना, आपको दिखेगा सर कंट्री के अंदर डच मेजॉरिटी में, डच ऊपर है। हाँ जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, डच मेजॉरिटी में और फ्रेंच माइनॉरिटी में, है ना। ये डच थे, ये फ्रेंच है, ऑल्दो जर्मन को हम ज्यादा काउंट कर नहीं रहे हैं। तो 59% लोग डच मेजॉरिटी में, 40% फ्रेंच माइनॉरिटी में। अब आओ ब्रुसेल्स के अंदर। ब्रुसेल्स यहाँ का कैपिटल है। एमसीक्यू का क्वेश्चन, ये जो लाल कलर का हिस्सा दिख रहा है, यहां देखना क्या प्रॉब्लम है। यहां 80% लोग फ्रेंच कहते हैं, 20% लोग डच कहते हैं। अब जरा देखो, देश के अंदर डच मेजॉरिटी में 59, बट कैपिटल के अंदर फ्रेंच मेजॉरिटी में। देश के अंदर माइनॉरिटी में फ्रेंच है, बट कैपिटल में मेजॉरिटी में फ्रेंच है, उल्टी है। तो एक्चुअली अब पावर दे तो दे किसको, कैसे डिवाइड करें? फ्रेंच को पावर दें या डच को पावर दें? अब अगर आप फ्रेंच को पावर दे दोगे तो फिर डच गुस्सा हो जाएगा, डच को पावर दोगे तो फ्रेंच गुस्सा हो जाएगा। तो बेल्जियम गवर्नमेंट इसी असमंजस के कारण 4 बार, कितनी बार? 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करती है। और जब ये 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते हैं, तो इनको ये भी पता था कि भैया फ्रेंच है ना, थोड़ा रिलेटिवली रिच और पावरफुल है, बड़े ध्यान से डिसीजन सुनाना पड़ेगा। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के बाद जो ये लोग थे, ये लेके आते हैं हमारा सबसे बेहतरीन मॉडल, जिसको बोलते हैं अकोमोडेशन मॉडल। क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन मॉडल। अकोमोडेशन का हिंदी मीनिंग यही होता है कि आपके देश में ऐसा कुछ कर दिया जाए कि सारी जनता, सारे लोग सुख, चैन, शांति पूर्वक रह पाए, उसी को अकोमोडेशन बोला जाता है। अकोमोडेट हो पाए यानी सारे लोग एक साथ आ जाए। तो क्या था ये मॉडल, आइए समझते। 5 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा फेमस सा है ये। क्या क्या किया आपकी बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन ने? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि भैया नंबर ऑफ डच और फ्रेंच इक्वल होंगे। मान लो 100 सीट्स हैं
तो 50 डच को दी जाएगी, 50 फ्रेंच को दी जाएगी। कोई गुस्सा होने की बात ही नहीं। कोई भी सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकती, दोनों कम्युनिटीज को हाँ करना पड़ेगा। तो पहला, दोनों इक्वल होंगे डच और फ्रेंच। दूसरा, कोई भी डिसीजन यूनिलेटरली नहीं लिया जाएगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो होगी, जो राज्य को होल्ड करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी, मतलब उसके अंडर नहीं आएगी। स्टेट अपना काम करेगी, सेंट्रल अपना काम करेगी। 3 पॉइंट वापस रिपीट करता हूं। एक तो इक्वल रहेंगे, कोई भी डिसीजन अकेला नहीं होगा, और तीसरा आप जो सेंट्रल है और जो स्टेट है वो अलग अलग काम करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देगी स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि स्टेट गवर्नमेंट काम करेगा। ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट होगी, जो कैपिटल था, वहां पर भी डच और फ्रेंच इक्वल रिप्रेजेंटेशन का होगा, इन विच बोथ कम्युनिटीज वुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन। एक और गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाएगा, थर्ड गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये क्या करेगी, ये छोटी छोटी कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग रूल्स बनाएगी। छोटे छोटे लैंग्वेज है, छोटे छोटे रिलीजन है, कास्ट है, उनके ऊपर कम्युनिटीज बनाएगी, मेनली छोटे लेवल पे काम करेगी। तो 5 पॉइंट्स कौन कौन से थे कि पहला तो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच इक्वल होंगे, कोई भी डिसीजन यूनिलेटरली ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स देगी स्टेट गवर्नमेंट को, ब्रुसेल्स की सेपरेट गवर्नमेंट होगी, और एक छठा पॉइंट कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी। अब बताओ, क्या इस मॉडल से कोई भी गुस्सा होगा? नहीं सर, इक्वालिटी है, सब खुश, बढ़िया खुश, मजे दिया है, बढ़िया मजे दिया है। अब सर एक और मॉडल आता है श्रीलंका। अब आप देखना कि श्रीलंका में कैसे होता है। अभी बेल्जियम में तो देखा कि बढ़िया 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 लोग थे, श्रीलंका में देखते हैं कि कैसे इन्होंने पावर को बांटा। श्रीलंका एक तो एशिया में आता है, हमारे भारत का नेबर है। अब यहाँ पर क्या फंडा था सर, ध्यान से समझना, आइलैंड कंट्री है। यहाँ पर लगभग 100% पॉपुलेशन में से 74% लोग सिन्हाला कहते थे। क्या बोलते थे? सिन्हाला। सिन्हाला एक लैंग्वेज है ना, जैसे वहां पर भी लैंग्वेज थी ना, डच, फ्रेंच, जर्मन, वैसे यहाँ पर यह है। 18% लोग तमिल थे, 18% लोग तमिल थे। इस 18% के अंदर भी 13% श्रीलंकन तमिल से, 5% इंडियन तमिल से। क्या मतलब सर? 13% श्रीलंकन तमिल मतलब जो श्रीलंका में ही रहते हैं, वहीं काम कर रहे हैं, वहीं लैंग्वेज उनके तमिल है। 5% इंडियन तमिल मतलब जो इंडिया से श्रीलंका का काम करना, उनको इंडियन तमिल बोला जाता है। ये देखो, ये लिखा ही हुआ है ना, 13%, ये 5% है, 6 नहीं है, 5। और जो बच गए 7-8%, 74 सिन्हाला, 18 ये 92 हो गए, 8% जो बच गए वो फिर अदर कम्युनिटीज के अंदर आ जाते हैं, बुद्धिस्ट वगैरह उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है सर। अब सर ये जो सिन्हाला थे ना, ये बौद्ध रिलीजन को बड़ा फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को। और जो 7-8% थे, माय मिस्टेक, वो क्रिश्चियंस से, सॉरी है ना, 7-8% कौन थे? क्रिश्चियंस से। और ये जो 18% थे ना, ये हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को ज्यादा फॉलो करते थे। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि वही, अब पावर किसको दे? सिन्हाला को पावर दे या तमिल को पावर दे? बेल्जियम वालों ने तो इक्वल पावर दे दी थी, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। बट यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट ने एक बड़ी गलती करी, इनकी गवर्नमेंट ने पावर मेजोरिटी को दे दी, सिन्हाला को, कि भैया 74% लोग सिन्हाला है ना, तो एक काम करते हैं, इनको पावर दे देते हैं। और जब जैसे ही ये किया इन्होंने कि भाई 74% सिन्हाला को पावर दे दी, तो तमिल्स गुस्सा हो गए, बोले भाई यार ये क्या है यार, हमारे देश में साला हम ही को हटाया जा रहा है। तो देखो इन्होंने क्या क्या किया, और बहुत गंदी गंदी चीज करी। इसको मेजोरिटिज्म मॉडल बोलते हैं। मेजोरिटिज्म का मतलब ही होता है जब आप पावर मेजोरिटी को दे देते हो। अकोमोडेशन में इक्वालिटी करी थी, यहाँ पर मेजोरिटी करी है। तो देखो क्या क्या कर दिया था। 1956 में एक एक्ट पास होता है जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। तो भैया अब पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? सिन्हाला हो जाएगी। दूसरी चीज, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में सिन्हाला को फेवर करने लगे कि भैया एक सिन्हाला है, एक तमिल है, तो सिन्हाला को जॉब पहले दी जाएगी, तमिल को बाद में दी जाएगी। तो एक तो नेशनल लैंग्वेज की दिक्कत कर दी, जॉब्स की दिक्कत कर दी। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस ने भी दोनों के अंदर, और जॉब्स वगैरह के अंदर डिस्क्रिमिनेट करना चालू कर दिया। दूसरा पॉइंट, और जो रिलीजन था, तमिल वालों का हिंदू मुसलमान था और सिन्हाला वालों का बौद्ध था, तो वो धर्म परिवर्तन कर रहे थे, जबरदस्ती बुद्धिज्म को फॉस्टर कर रहे थे कि नहीं भैया तुमको यही रिलीजन लेना है, यही रिलीजन लेना है। ठीक है, देखो अब इसके बेसिक पे तमिल ने डिमांड करा कि नहीं भैया ये तो गलत हो रहा है, हमारे साथ तो एलियन फील हो रहा है। तो इन्होंने प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स, जो बन पड़ सकता था वो सारी चीजें करी ताकि हम अपनी डिमांड्स को पूरी कर पाए। डिमांड्स मान नहीं रहे थे, बहुत प्रोटेस्ट हुए, बड़ी सारी चीजें नहीं माने। आखिरी में तमिल ने एक डिमांड करी कि भैया अगर तुमको कुछ नहीं मानना ना, एक काम करो, हमें ना तमिल एलाम दे दो,
मतलब एक सेपरेट नेशन दे दो, सेपरेट एरिया दे दो, हम उसमें खुश रहेंगे। तुम पूरा श्रीलंका चलाओ, हमको एक छोटा सा एरिया दे दो तमिल एलाम, हम इसमें खुश रहेंगे, बाकी तुमको जो चलाना चलाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है ये डिमांड मानेंगे सिन्हाला वाले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं माने। और जैसे ये डिमांड नहीं मानी, अब उनका आपा हो गया, अब उन्होंने बोला नहीं भैया अब नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने फिर वॉर किया। अब ये वॉर था सिविल वॉर। सिविल वॉर क्यों? क्योंकि कम्युनिटीज ही लड़ रही है ना, आपस में ही सिन्हाला और तमिल लड़ रहे हैं, और ये लगभग 30 सालों तक चला। कितने सालों तक? 30 सालों तक। इस वजह से श्रीलंका की हालत बड़ी खराब हुई, बड़ी खराब। तो देखो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की डिमांड करी, इक्वल स्टेटस की डिमांड करी तमिल की, और पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करना चालू करी। फिर तमिल एलाम माना, तो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर इन्होंने तमिल एलाम की डिमांड करी, बट ये भी कहीं ना कहीं माना नहीं गया। तो कहीं ना कहीं आप देखो, आपको अगर मैं पूछूं कि बेल्जियम और श्रीलंका में से कौन सा अच्छा मॉडल है, तो ऑब्वियसली बात है बेल्जियम मॉडल काफी अच्छा है, क्योंकि उन्होंने इक्वालिटी को फोकस पे डाला। वहीं ये लोग थे, इन्होंने ना मेजॉरिटी को फोकस में डाला। तो हमें समझ में आना चाहिए पावर कैसे बांटनी चाहिए। आप अगर पावर को गलत बांट दोगे ना, अल्टीमेटली इट विल लेड टू द कंडीशन द श्रीलंका हैज फेस्ड, है ना। 30 साल तक सिविल वॉर कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होती है। इकोनॉमी जाती है, पॉलिटिक्स जाता है, देश की आर्थिक व्यवस्था खत्म हो जाती है, कितना कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में एक चीज और आती है, क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है? इसलिए जरूरी है सर, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। जैसे अभी देखा, ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है भाई। डेमोक्रेसी का एसेंस है पावर को बांटना, लोगों के लिए अच्छा रहता है, काम इजीली हो पाता है, सिस्टमेटिकली हो पाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, होनी ही चाहिए। तो देखो, एक तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म करता है, झगड़े खत्म करता है ग्रुप्स के बीच में। इट इंश्योर स्टेबिलिटी, है ना, कि भाई देश में स्थिरता बनी रहे, कि अगर आप पावर एक ही के हाथ में दे दोगे ना तो फिर गलत हो जाएगा। स्थिरता बनी होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, होनी ही चाहिए। सिटीजन्स को मिलनी चाहिए, लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है, लेजिटिमेट मतलब लीगल गवर्नमेंट बनाती है, कि हाँ भाई हमारे देश में पावर शेयर हो रही है। तो दैट इज द थिंग। इसी में दो रीजन आते हैं, एक प्रूडेंशियल रीजन आता है और एक मॉरल रीजन आता है। तो प्रूडेंशियल का मतलब होता है जो लीगली एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, जिसको प्रॉपरली प्रूफ किया जा चुका है फैक्ट्स और फिगर्स के द्वारा, उसको प्रूडेंशियल बोलते हैं। तो देखो, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करता है, अभी हमने देखा, वायलेंस को खत्म करता है, स्टेबिलिटी लेके आता है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, नेशनल यूनिटी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रूडेंशियल रीजंस के अंदर। मॉरल, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है सर, लोगों के लिए अच्छा है, सिटीजन्स के लिए अच्छा है, राइट्स मिलते हैं, ये सारे मॉरल रीजन के अंदर आते हैं। तो कभी आपसे पूछे तो दोनों रीजन बताना, प्रूडेंशियल और मॉरल। अब लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर। देखो, बोला था ना चैप्टर बड़ा छोटा है, ज्यादा कुछ है भी नहीं चैप्टर के अंदर, बड़ा छोटा सा चैप्टर है। लास्ट टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब आप पावर को कैसे बांटोगे। सर ये तो समझ गए कि पावर बांटना है, बट पावर को कैसे बांटोगे? 4 तरीके से हम पावर को बांट सकते हैं। कितने तरीके से? 4। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कम्युनिटी, कोइलेशन। सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी सीधी लाइन। तो अगर मैं एक बंदे को यहां खड़ा करूं, एक को यहां खड़ा करूं, एक को यहां करूं, तो आप बोलोगे ना सर तीनों सेम ही लेवल पे, तीनों सेम ही स्टेज पे हैं। तो इस पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल डिवीजन बोला जाता है, जहां पावर इक्वल रहती है, पहले को भी सेम, दूसरे को भी सेम, तीसरे को भी सेम। अब ये इंडिया या दूसरे देशों में ऑर्गन्स के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? ऑर्गन्स के बीच में। 3 मेजर ऑर्गन्स है, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो 3 मेजर ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स के बीच में ये पावर डिवाइड होती है। तीनों के अपने अपने काम है। पार्लियामेंट लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी कोर्ट सिस्टम है जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। तो देखो, सबसे पहला हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, ये ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और इस सिस्टम का एक और नाम होता है चेक एंड बैलेंस, क्योंकि हर ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर चेक बनाए रखता है, बैलेंस बनाए रखता है। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव का काम कभी देखता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का, ऐसे चेक बना रखते हैं, एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते रहते। हॉरिजॉन्टल के दूसरे बाद आता है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऐसी लाइन, तो एक ऊपर, एक मिडिल में, एक नीचे। अब सर आप बोलोगे ऊपर वाला ज्यादा पावरफुल, मिडिल वाला उससे कम और बॉटम वाला सबसे कम। तो ये कैसे डिवाइड हो रहा है सर? ये लेवल्स के बीच में हो रहा है। पिछला वाला ऑर्गन्स के बीच में हो रहा था, ये लेवल्स के बीच में हो रहा है। तो 3 लेवल है हमारे इंडिया के अंदर, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल।
या डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो सेंट्रल के पास ज्यादा पावर दैट इज दिल्ली वाली सरकार, स्टेट मतलब मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, पंजाब, इन सब की स्टेट गवर्नमेंट, और फिर लोकल गवर्नमेंट और भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की सरकार है। तो ये लेवल्स में डिवाइड होता है। तो देखो सेंट्रल, स्टेट, लोकल, ये सारों के बीच में डिवाइड होता है। इसका भी एक नाम है सर, फेडरल फॉर्म ऑफ शेयरिंग। क्या बोलते हैं सर इसको? फेडरल फॉर्म ऑफ शेयरिंग। आपका सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म वो इसी के ऊपर बेस्ड है, फेडरल फॉर्म ऑफ शेयरिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये वाली इसके अंदर रहती है। थर्ड आती है आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर। याद करो बेल्जियम में हमने पढ़ा था, उन्होंने एक गवर्नमेंट और बनाई थी कम्युनिटी, जो लोकल लेवल के कामकाज देखेगी। तो एक और होती है सोशल ग्रुप्स, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे आप पावर को डिवाइड कर देते हो। तो दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इसका एक और नाम अगर आप याद रखना चाहते हो तो इसको कुछ लोग रिजर्वेशन से भी बुलाते हैं, आरक्षण। जैसे भारत देश में SC ST OBC को आरक्षण दिया हुआ है, रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो इसको रिजर्वेशन भी बोला जाता है। और लास्ट आता है बिटवीन पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। कभी कभार क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज साथ में आकर एक टीम बनाती है, एक टीम बनाती है और फिर इलेक्शन लड़ने जाते हैं। उस टीम को हम बोलते हैं कोइलेशन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? कोइलेशन गवर्नमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं गठबंधन सरकार, कि दो या दो से ज्यादा पार्टी साथ में जाकर एक इलेक्शन को लड़ने जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोइलेशन गवर्नमेंट। इलेक्शन जीत जाएंगे तो पावर को आपस में बांट लिया जाएगा कि भाई थोड़ी पावर तेरी, थोड़ी पावर तेरी, थोड़ी पावर तेरी। हाल फिलहाल में आपने अगर इलेक्शन के रिजल्ट में सुना हो तो NDA दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भाजपा की है, ये कोइलेशन सरकार है। आपने अगर अभी बहुत फेमस हुई थी इंडिया, ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऐसी जो छोटी मोटी पार्टीज हैं उन सबका एक कोइलेशन था। तो ऐसे कोइलेशन के नाम बने हुए हैं और ये कोइलेशन क्या है? पार्टी साथ में आ जाती है, ठीक है। तो देखो पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती है, इसी को क्या बोलते हैं? कोइलेशन गवर्नमेंट। तो दिस इज द होल चैप्टर। चैप्टर अगेन छोटा सा है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में मेन क्वेश्चन आने के चांस है, अकोमोडेशन पे मेन क्वेश्चन आने के चांस है, या पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों, प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।